चलिए, आवाज़ आ रही है। चलिए, गुड इवनिंग। हमारा जो टॉपिक मॉर्गेज का चल रहा था उसके आगे हम बढ़ते हैं उस टॉपिक पर। और ये टॉपिक मॉर्गेज से रिलेटेड था। और मॉर्गेज के टाइप हमने कवर कर लिए थे। अब उसके मॉर्गेज के टाइप कवर करने के बाद उसमें कौन कौन से और फीचर्स हैं मॉर्गेज के, जिसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है और आपका क्वेश्चन के अलावा थोड़ा कॉन्सेप्चुअलिटी। तो जो मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा था, फिर थोड़ा अटेंशन दीजिएगा कि लोन देने में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे बैंक ब्रांच लोकेशन। बैंक ब्रांच लोकेशन। दूसरा है प्रॉपर्टी लोकेशन। तीसरा है सर्विस लोकेशन, या हम इसे कहते हैं बोरोवर लोकेशन। ठीक है। और तीसरा है ईएम क्रिएशन लोकेशन। ईएम क्रिएशन लोकेशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा अटेंटिव हो जाइए। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि वो कुछ कंडीशन देगा इस तरह से। बैंक ब्रांच कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल होनी चाहिए। बोरोवर कहाँ जॉब करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल अगर फर्क पड़ता है तो इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट कहाँ होगा। इक्विटेबल मॉर्गेज का जो रजिस्टर है, उसका जो क्रिएशन प्रोसेस है, वो केवल नोटिफाइड एरिया में होगा। तो कई बार क्या होता है, रूरल ब्रांच है, वो हाउसिंग लोन देती है, लेकिन क्योंकि वो नॉट नोटिफाइड है, नॉट नोटिफाइड है, इसलिए वो इक्विटेबल मॉर्गेज को क्रिएट करने के लिए किसी और प्लेस पर जाती है। ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी भी तरह से आ सकता है, आपको देखना है। ठीक हो गया। चलो, सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, कि क्या हम बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के को अपना ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो इसने बोला हुआ है कि विच परमिट द मॉर्गेजी टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज एज एक्सप्लेन्ड हेयर अंडर सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट एज अंडर। तो इसमें जो है कि बिना कोर्ट की परमिशन के हम लोग कर सकते हैं, और वो कब वैलिड होती है। तो उसने बोला मॉर्गेज यानी बैंक, any person acting on a behalf has a power to sell the mortgage property or any thereof in default of the payment mortgage money without the intervention of the following case। किस केसेस में कर सकता है। तो उसने पहला बोला जहां पर इंग्लिश मॉर्गेज है। ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है, वो ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद रीट्रांसफर करता है। ठीक है। वेयर द मॉर्गेज इंग्लिश मॉर्गेज एंड नाइदर द मॉर्गेजर नॉर द मॉर्गेजी इज हिंदू, मोमेडन, Buddhist, or a member of any race, section, tribe or class for time specified or state government in the official budget। ठीक है। तो उसमें बोला हुआ है कि वेयर द मॉर्गेज इज एन इंग्लिश मॉर्गेज एंड नाइदर द मॉर्गेजर नॉर द मॉर्गेजी, उनमें से ना तो लोन देने वाला ना लोन लेने वाला हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, या वो किसी भी उसका रेस का, सेक्शन का, ट्राइब का या क्लास का है, तो वो क्या नहीं कर सकता, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। वो क्या कर सकता है, इन केसेस में कर सकता है। वेयर अ पावर ऑफ सेल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन द मॉर्गेजी बाय द मॉर्गेज डीड एंड द मॉर्गेज इज द गवर्नमेंट, जहां पर सरकार के पास मॉर्गेज है चीज। ठीक है। where a power of sale without the intervention of the court is expressly conferred on the mortgagee by the mortgage deed and mortgage property or any part of the was on the date of execution of the mortgage deed situated within the town of Kolkata, Chennai, मुंबई या कोई नोटिफाइड एरिया। ठीक है। तो इसमें बोला हुआ कि यहाँ पर भी
अगर उसमें लिखा हुआ मॉर्गेज में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि वो कर सकता है, तो इन प्लेसेस में अगर हुई तो कर सकता है। नो सच पावर शैल बी एक्सरसाइज अनलेस एंड अनटिल notice in writing requirement payment of the principal money has been served on the mortgagor or one of the several mortgage and default has been made by payment the principal money or the part of thereof for 3 months such means उसके लिए ये जरूरी है कि उसका खाता 3 महीने से इस तरह से पेंडिंग हो, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो डिफॉल्ट इतना सीवियर हो गया हो। ठीक है, तो ऊपर की कोई भी पावर तब तक अप्लाई नहीं होगी जब तक उसको 3 महीने की रेगुलरिटी नहीं। सम इंटरेस्ट अंडर द मॉर्गेज अमाउंटिंग इज एटलीस्ट 500 इन एरियर अनपेड फॉर 3 मंथ बिकमिंग ड्यू, कम से कम 500 से कम का ड्यू है तो नहीं होगा। व्हेन अ सेल हैज बीन मेड इन द प्रोफेस्ड एक्सरसाइज ऑफ द सच ए पावर, द टाइटल ऑफ द परचेज शैल नॉट बी impeachable on the ground of that no case had arisen to authorize the sale। तो कई बार क्या होता है, when a sale has been made in professed exercise of such power, जो ऊपर पावर है उसमें सेल की गई, the title of the purchaser shall not be impeachable on the ground that no case had arisen to authorize the sale or that due notice was not given or that the power was otherwise properly or irregularly exercised, but any person indemnified by the unauthorized or improper irregular exercise of the power shall have the remedy in damage against the person exercising the power। तो इसने बोला हुआ है कि जो बंदा खरीद लेगा, जो बंदा खरीद लेगा उसके पावर को हम लोग इम्पीच नहीं कर सकते इस केस पर कि भैया उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया बोरोवर को कि हम आपकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। बट एनी पर्सन indemnified by the unauthorized or improper or irregular exercise of the power shall have his remedy in damages against the person exercising power। मीन्स यहाँ ये कह रहा है, इसको ध्यान से सुनना, ए है, बैंक है और बी है। ए जो है आपका बोरोवर है, ठीक है। बी ने क्या करा, ए की प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी, बी है यहाँ पर बायर, ठीक है। और बैंक को ये पावर नहीं थी, बैंक को ये पावर उसको सेल करने की नहीं थी, लेकिन बैंक ने सेल कर दी। अगर बैंक ने सेल कर दी तो बायर के राइट रिजर्व है, यानी बायर के पास तो अब वो आ गई जमीन। तो ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, स्यू करेगा, किस पे करेगा, बैंक पे। इसको समझे तो बताओ। नहीं समझ में आया सर। कहने का मतलब यह है कि बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, ठीक है। बैंक ने ए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी और किन्हीं कारणों से बैंक ने उसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। किसको किया, बी को। बी को। और इसको नोटिस नहीं दिया, किसको, ए को। ए को, कि भाई हम आपकी जमीन सेल कर रहे हैं, और सेल कर दी। खरीदा किसने, बी ने। बी ने। बी का राइट कभी भी डाइल्यूट नहीं होगा। अगर कोई रेमेडी चाहिए डैमेज की तो किससे वसूली जाएगी, बैंक से। बैंक से। यानी ए जो है बी से कुछ नहीं बोल सकता। ए तो जो केस करेगा बैंक पर और कहेगा भैया मुझे इतने का नुकसान हो गया, वो डैमेज वो ले लेगा। ठीक समझ में आई। हाँ वो सर। पैराग्राफ यही कह रहा है, ठीक है। द मनी which is received by the mortgagee arising from the sale after discharge prior encumbrance if any, to which the sale is not made subject or after payment into the court under section 57, a sum to meet the prior encumbrance shall in the absence of contract
to the contrary, be held at him in the trust to be applied by him, first in payment of all costs, charges, expenses properly incurred by him as incident to the sale of any attempted sale, and secondly, in discharge of the mortgage money, cost and other money, if any, due under the mortgage, and the residue of the money so received shall be paid on the persons entitled to mortgage property or authorized to give receipt of the proceed of the sale thereof. कई बार क्या होता है, इसमें लास्ट लाइन में इसका कर लिया, if any due under the mortgage and the residue of the money so received shall be paid to the person entitled to mortgage property, means अगर उसको बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को वो एक तरह से ट्रस्ट के रूप में रखता है, और जब वो उसको सेल करता है किसी भी कारण से, जब उसका पैसा नहीं आता है, तो उस कंडीशन में, उस सेल करने की कंडीशन में जो ऊपर का पैसा अगर आएगा तो वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी की तरह उसको वापस कर देगा, या उसके अथराइज टू गिव रिसीट, मीन्स ज्यादा पैसा आने के कंडीशन में जो सेल प्रोसीड आएगी उसकी, वो उसको क्या करेगा, वापस कर देगा। ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज थ्रू द कोर्ट, कोर्ट से कैसे हम जाके उस पर कब्जा सकते हैं। तो कोर्ट में अगर जाना है आपको, तो आपको यहाँ पर डीआरटी का, जो डेट रिकवरी एक्ट का ट्रिब्यूनल का एक्ट है, डीआरटी है, जिसको हम रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जो कि ये 10 लिखा हुआ लेकिन ये 20 हो गया, 20 लाख तक के ऊपर से केस होता है। सिंस द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडवांस लोन्स फैसिलिटी बिलो 10 लाख, ये इसको 20 कर देना, and if they were secured by a mortgage, the lender has to file a civil suit for a recovery। अगर वो इससे छोटा है, 20 से छोटा, तो 20 से छोटे में क्या करना पड़ेगा उसे, सिविल सूट, और 20 से बड़ा है तो 20 और 20 से बड़ा है तो डीआरटी में। While filing the civil suit, the following aspect may have to be, और जब आप सूट फाइल करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। The suit shall be instituted in the court of the lowest jurisdiction where he can lie। मीन्स उसने बोला हुआ इंस्टीट्यूट करने का मतलब क्या होता है, जब आप केस डालते हैं ना, तो केस डालने से ही नहीं हो जाता, केस डालने के बाद कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करे कि हम इस केस को लेंगे, और जब कोर्ट केस को ले लेती है उसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूट हो जाना। ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ज्यूरिसडिक्शन वेयर इट कैन लाई, वेयर इट कैन लाई। द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी आर, मीन्स एक तो उसने बोला कि जो उसका लोएस्ट ज्यूरिसडिक्शन है वहां पर उसे जाना है, दूसरा उसने बोला कि जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जाना है। मीन्स आपने दिल्ली में लोन लिया, प्रॉपर्टी बॉम्बे की थी, तो कोर्ट केस जो चलेगा बॉम्बे में चलेगा, क्योंकि वहां पर रिकॉर्ड जो उसके जमीन के होंगे वो बॉम्बे में होंगे। और लोअर वाला सर क्या हुआ, फर्स्ट वाले पॉइंट? लोअर का मतलब होता है कोर्टों के स्तर होते हैं, जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना। ठीक है। तो सबसे लोएस्ट ज्यूरिसडिक्शन में जाना है, वहां पर जो सबसे छोटा कोर्ट होगा वहां इसका केस लगता है। ठीक। ऑल, ये वर्ड यही लिखा देख रहे हैं ना, जी सर यही लिखा है। इसका मतलब इसने दिया सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। इसको वर्ड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, या तो पी साइलेंट होगा इसके, यूसने या पीयूष ने, जो भी। ठीक है। पीयूष ने मॉर्गेज को थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, ऐसा अजीब सा वर्ड है पीयूष ने मॉर्गेज। तो उसने बोला सब्सिक्वेंट मॉर्गेज मीन्स एक के बाद जो होती है। शैल बी इम्प्लीडेड
एज डिफेंडेंट। ऑल जो भी सब्सिक्वेंट मॉर्गेज होंगी shall be impleaded as defendants. If there is more than one mortgage in favor of the lender filing the suit, he shall sue on all debts unless a leave of the court is obtained for filing the separate suit. Means कई बार क्या होता है, बैंक एक प्रॉपर्टी 5 लाख का लोन देता है, फिर उस पे एक्सटेंशन के लिए लोन देता है, फिर उस पे रिपेयर का। तो कितने बार लोन दे दिया बैंक ने? 3 बार, 5, 3 और 1। तो ये बोलता है अगर एक से ज्यादा के उसके मॉर्गेज हैं, उस कंडीशन में he shall sue on all debts unless a leave of the court is obtained for filing separate suit. Means कोर्ट से उसे एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इसके लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं करूंगा, ठीक है, छूट लेनी है उसे, तब वो एक ही सूट से काम कर देगा, ठीक है। A personal covenant of the mortgage is to be enforced. It must be ensured that the claim is within limitation. Means अगर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, पर्सनल कोवेनेंट ऑफ द मॉर्गेज इज टू बी इन्फोर्स्ड, ठीक है, किसी की पर्सनल लाइबिलिटी वो करनी है, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट क्लेम इज विद इन लिमिटेशन। लिमिटेशन से मतलब क्या है कि जो समय होता है ना, जैसे मान लिया 3 ईयर एक लिमिटेशन एक्ट का चैप्टर है आपका, उसी के दौरान आपको करना होगा। इफ सिविल कोर्ट द डिक्री on mortgage is twofold, namely a preliminary decree and final decree. The preliminary decree set out a time limit for the mortgage to pay decreal limit. Means preliminary decree क्या कि भैया कर दो, 2 साल के अंदर कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम फाइनल डिक्री दे देंगे। If the mortgage failed to pay the decreal amount, the time stipulated in the decree, the mortgage is entitled to make an application for the final. Means सपोज कि जो उसने 6 महीने का टाइम दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है ना, कोर्ट भी समझता है कि जल्दी से हम क्या करेंगे, उसको सेल नहीं करा पाएंगे, तो पार्टी को भी टाइम देता है, बैंक को भी टाइम, सबको टाइम दे रहा है कि अगर आप प्रीलिमिनरी डिक्री में काम कर देते हैं, बैंक को पैसा वापस कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो दूसरी एक एप्लीकेशन डालेगा। क्या डालेगा कि साहब ये पैसा दे नहीं रहा, आप इसकी फाइनल डिक्री कर दो, ठीक है। The execution proceeding shall be commenced only after the final decree is passed in the mortgage suit. Means जब वो कहीं अपील करने नहीं जाता है तो ये मान लिया था कि भाई अब तो इसकी आदेश पूरा कर दो। While executing the mortgage decree, the decree holder can bring the property's mortgage to sale without the first seeking an order of attachment from the court. तो इसने बोला हुआ कि अगर जब आप मॉर्गेज डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने मतलब उसको एक्सरसाइज में कर रहे हैं, द डिक्री होल्डर कैन ब्रिंग द प्रॉपर्टीज मॉर्गेज टू द सेल विदाउट फर्स्ट सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम द कोर्ट। मॉर्गेज डिक्री को एग्जीक्यूट करते समय द डिक्री होल्डर कैन ब्रिंग द प्रॉपर्टीज मॉर्गेज टू सेल विदाउट फर्स्ट सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम द कोर्ट। यानी कि जब मॉर्गेज डिक्री कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे कोर्ट के अटैचमेंट ऑर्डर को लाने की जरूरत नहीं है। द लेंडर कैन ऑल्सो प्रिफर रिकोर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी अंडर सरफेसी एक्ट, अगर वो 1 लाख से ऊपर के ड्यू है, ठीक है, और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। लीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनको आप लीज भी कर सकते हैं, जैसे मतलब किराए पे लेना। तो लीज इज ए ट्रांसफर ऑफ राइट, मीन्स उससे होने वाली कमाई को आपने ट्रांसफर कर दी। एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और इन परपेचुअल, परपेचुअलिटी का मतलब है, परपेचुअलिटी का मतलब है वो चलता रहेगा फॉर एवर, इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड
or any other thing of value to be given periodically to the transferor by the transferee. Means उसने कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने ले रखी है और उसके बदले में कुछ पैसा पे किया हुआ है, ठीक है, तो जो पैसा पे किया हुआ उसके बदले में उसके राइट को एंजॉय करता है. द ट्रांसफर इज कॉल्ड द लेसर. ये बोरोवर है, बोरोवर. द ट्रांसफर इज कॉल्ड द लेसी. द प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम. और जितना पैसा उसने दिया उसको प्रीमियम बोलते हैं. एंड द मनी और एनी अदर थिंग टू बी गिवन इज कॉल्ड द रेंट. और उसके बदले में जो उसे मिलता है उसको हम रेंट बोलते हैं. अ सेल इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी. सेल के बारे में बोलता है. अ लीज इज ए पार्शियल और लिमिटेड ट्रांसफर. सेल एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, लीज जो है पार्शियल और लिमिटेड ट्रांसफर. ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में आपके. सर ये प्रीमियम में और रेंट में क्या डिफरेंस हो गया? रेंट तो जो है उससे जो कमाएगा, प्रीमियम जो है जो उसने पैसा दिया उसके बदले में शुरू में. नहीं समझे? मैंने 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए दे करके वो प्रॉपर्टी लीज पर ले ली. तो प्रॉपर्टी जो मैंने लीज पर ली है वो पैसा जो होगा उसका जो भी रेंट आएगा उससे ये वसूलेगा. ठीक है जो सर. एक तरह से समझ लो कि जो लोन है, एक तरह का लोन को उन्होंने प्रीमियम बोला हुआ है. और द मनी और जो दी जाएगी उसके बदले में उसको क्या बोला हुआ है? रेंट. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन एब्सेंस ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट. तो ड्यूरेशन कितना होता है? तो उसने कहा लीज फ्रॉम एन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर पर्पज क्या होती है? ईयर टू ईयर होती है. इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग 6 month नोटिस टू वन अनदर. और अदर पर्पज की लीज जो होती है वो भी मंथ टू मंथ ऐसे हो सकती है. इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय लीजर बाय गिविंग 15 days नोटिस टू द अनदर. ठीक है. यहाँ पर इसने इंपॉर्टेंट केस लॉ में दिया हुआ है इसने. बाय ए डीड ऑफ लीज. इतनी इसको देखिएगा, इससे एग्जांपल समझ में आ जाएगा. द प्रेडिसल इन टाइटल of the respondent let out to the appellant fathers an open portion of land. इतना एरिया उसने appellant को फादर को दे दिया. ठीक है. The lease was for constructing building and for period of 30 years और annual rent इतना था. ठीक है. Even after the prescribed time limit, I shall have a right to keep my structure on the leased out land so long as like, and I shall be paying to you the rent every year as stated above. तो उसने कहा कि भैया 30 साल के लिए ली थी लेकिन मैं लगातार किराया पेमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद भी वो जमीन मेरी ही रहेगी. उस टाइम के बाद भी मैं आपको क्योंकि मंथली जो भी ईयरली किराया दे रहा हूँ. यू विल हैव नो राइट टू इंक्रीज द रेंट एंड आई शैल नॉट पे इट. माई सेल्फ हैव माई लीगल हायर shall use the land whatever manner we pay. उसने कहा कि ना तो आप किराया बढ़ाओगे और मैं आपकी जमीन को छोड़ूंगा नहीं. After lease period we shall if we like remove our building right from the foundation and vacate your land. In case we remove our structure before the stipulated time we shall be liable to pay you. अगर हमने समय से पहले निकाला वो सामान तो हम जिम्मेदार होंगे. The rent of all 30 years as agreed to above. In case I were to sell away the building which I shall be constructing on the above land to anyone else, then purchasers shall be bound by all of the term of the lease deed. The trouble between the parties started when the respondent commenced construction on the rest of the land in a fashion to be close vicinity in the western boundary of the lease in the house industry called the सुधा इंडस्ट्रीज. appellant ने 1958 में केस दायर किया which this appeal rise urging that the said lease was a permanent lease
and the trial court partially decree the appellant suit. परमानेंट लीज का मतलब समझे? परमानेंट लीज का मतलब बताओ। वो 99 ईयर्स वाली वो जो करते हैं वो हाँ, वाली। बहुत जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया में एक तरह से 99 की ईयर की लीज दी जाती है, ठीक है। District court dismissed the appellant appeal and allowed the cross objection with the result that appellant's suit was dismissed. A second appeal filed by the appellant in the High Court. Court was heard by a single judge who held that a said lease was a permanent lease. Aggrieved by the judgment and the decree passed by the learned single judge, the respondent filed the latter's patent appeal, wherein the principal question was conversed whether the said lease was permanent or not. मतलब लड़ाई इस बात की हो गई कि वो लीज परमानेंट थी या नहीं थी. The later patent bench answered the question against the appellant, holding the said lease being a lease for building purpose and transferable was a lease for an indefinite period. Means अगर बिल्डिंग पर्पज के लिए ली जाएगी तो वो लीज कैसी मानी जाएगी, उसने बोला इंडेफिनिट पीरियड के लिए। indefinite period. On appeal, the Supreme Court held that lease was undoubtedly for an indefinite period, which only meant that it was to ensure for the leasee lifetime. The lease in question was held to be the former clause, not inheritable or permanent. On arriving on such decision, Supreme Court relied the following principle. अब को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा उसमें देखिए, whether a lease was permanent or for lifetime only the lease, even where it was building structure was transferable dependent upon the terms of the lease, the court must therefore look on the substance of it, ascertain whether the parties intended to be permanent lease. The mere fact, however, that a lease provide for the interest there under to pass on the hires of the lessee would not always mean that it is a permanent. उसने कहा कि उनके एग्रीमेंट में अगर ये लिखा हुआ है कि ये लीज जो है उनके लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट लीज है. Such a provision can be made in two ways, resulting in two different consequences. A lease may provide a fixed period and then include a provision that the event of the lease dying before expiry such period, he hires would be entitled to have benefit of lease or remainder of the period. Means एक पोर्शन तो ये बोला कि एक फिक्स पीरियड के लिए है और बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके लीगल हायर्स को उतने टाइम के लिए वो मिल जाएगी. In such a case, although the lease may provide for the hires of succeed to the interest in the lease land, it would only mean that such hires succeed to the right up to the expiry of the lease period. If the lease, on the other hand, were for an indefinite period, contains a provision for the right thereunder being inheritable, then such a lease, though ordinarily for the lifetime the lessee, would be constituted as permanent. The lease in question was held the former clause नॉट इनहेरिटेबल परमानेंट. अगर वो इनहेरिटेबल नहीं है और परमानेंट नहीं है, इफ द accession is made to the lease property during the continuance of the lease, such accession is deemed to be comprised in the lease. If the accession is by the encroachment by the lessee and the lessee acquires the title thereto prescription, he must surrender such accession together with the lease land to the lessor or the expiry of the term. The presumption is that the land is so encroached upon the added to the tenure of the form part of thereof for the benefit of the tenant, so long as the lease continue to afterward the benefit of the landlord. तो यहाँ पर अगर मैं इसको समराइज करूं तो उसने कहा कि अगर उसमें
लीगल हायर को ट्रांसफर यानी इनहेरिटेबल भी राइट दिए गए हैं, तो भी सर पूरा उसने केस कहा बता दो ना, है पूरा केस बता दो, पूरा केस बता दो क्या बोल पूरा रहे हो। केस में सिंपल ये है कि एक बंदे ने कुछ जमीन किसी के किराए पे ली 30,000 के लिए, और उसमें पर एनम 130 रुपए किराया फिक्स किया 1958 में, और उसमें उसने एक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, तय ये हुआ था कि 30 साल बाद वो छोड़ देगा, लेकिन उसने 30 साल बाद भी उसको छोड़ी नहीं, और कहा क्योंकि हमने पूरा किराया दिया और हमने उसमें बिल्डिंग बना दी थी जिसको रिमूव नहीं करा जा सकता, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अब हम इस लीज को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वो कोर्ट में जाता रहा, अलग अलग डिसीजन आते रहे, आखिरकार कहाँ पहुंचा केस? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसमें स्टार्टिंग में ही टर्म डिफाइन था तो उसको हम परमानेंट लीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या तो उसमें पहले ही क्या होना चाहिए था, परमानेंट लीज का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। जब वो फिक्स पीरियड के लिए था तो उसको हम परमानेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि उसकी मंशा ये थी कि उसने अब उसमें प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी थी, वो हमने कर ली, उसको हम अलग नहीं शिफ्ट कर सकते, हम लगातार किराया दे रहे हैं, तो इसलिए अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने का केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना, और ये माना कि भैया उसको लैंडलॉर्ड को क्या कर दो, आप लीज को वो कर दो, ट्रांसफर कर दो, उसको वापस कर दो। ठीक है, और एनक्रोचमेंट है वो एक, उसने क्या करा, कुछ लैंड के दूसरे पार्ट में भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया था, कुछ पार्ट खाली था, कुछ पार्ट, तो बाकी पार्ट में भी उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। ठीक है, हाउ आर लीज 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 कैसे बनती लीज? तो उसने बोला, एक तो एयर टू एयर वाली बोली, दूसरी उसने मंथ टू मंथ। एनी टाइम एक्सीडिंग 1 year कैन बी मेड रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ऑल अदर लीज कैन बी मेड आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय द ओरल। मतलब 1 साल वाली के लिए तो उसने बोला रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकती है, बाकी नहीं। आपको पता है कि हम लोग जब मकान लेते हैं किराए पे तो बोलते हैं लीज पे लिया, सुनते हैं? हाँ और जब बैंक आपको मकान देता है तो क्या बोलता है, रेंट पे लिया है, क्या बोलता है, कुछ और बोलता है? लीज ही बोलता है सर, लीज पे लिया है। लीज पे बोलता है ना, पट्टा कृत हिंदी में बोलते हैं। तो लीज क्यों बोलता है? क्योंकि उसने कंडीशन बोली है कि एक्सीडिंग 1 year। तो बैंक क्या करता है, 1 year से ज्यादा के लिए लेता है, आमतौर पर 3 साल के लिए लेता है, फिर उसमें बोलता है हम उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और वो बोलता है कि जब 1 year से आप ज्यादा लेंगे तो उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह एग्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो रेंट एग्रीमेंट कितने पे हो जाता है, 10 रुपए पे। ठीक है, ऑल अदर लीज कैन बी मेड आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय ओरल accompanied by the delivery of position। द प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉलो क्या होता है इसमें, ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट टू द टाइटल डीड इफ द लीज इज परपेचुअल। ठीक है, वो टाइटल डीड में ही ये लिख दिया जाता है। ठीक है, और वो लगातार चलती रहती है। द लीज एग्रीमेंट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर, एग्रीमेंट को स्टैम्प्ड और रजिस्टर कराना पड़ता है। द अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड मस्ट बी सफिशिएंटली लॉन्गर एंड मस्ट कवर द पीरियड अलाउड फॉर द रिपेमेंट फॉर द बैंक्स एडवांस। और जो लीज लिया है, यहाँ पर बेसिकली जो लीज की बात कर रहा है वो उस लीज की बात कर रहा है जिसमें बैंक ने कुछ पैसा दिया हुआ है, और वो पैसे के अगेंस्ट में उसने लीज ले रखी है। पैसे के अगेंस्ट में उसने मान लिया 10 लाख रुपए दे दिया और आपका मकान लीज पे ले लिया, उसका जो किराया होगा उससे वो वसूली होगा। द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट may be also be entered into between the lender bank, lessor और the borrower। ठीक है, the lease deed must contain a clause permitting authorized lease to create mortgage
और अल्टरनेटिवली द लेसर शुड गिव ए स्पेसिफिक लेटर ऑफ अथॉरिटी कम नो ऑब्जेक्शन अथॉरिटी रिलीज। तो अगर वो देगा तो स्पेशल अथॉरिटी चाहिए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए कि वो मॉर्गेज भी क्रिएट करेगा। अंडरटेकिंग नॉट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ फोर फीचर ऑफ द लीज, मतलब वो बीच में आके लीज को कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखो, अगर बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो लीज तो समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी की मकान दुकान उसमें लेते हैं, पैसा उसको दे देते हैं और उसके बदले में उसका वो लीज पे ले लेते हैं और उसका पैसा वो क्या करता है, महीने महीने उसे किराए से एडजस्ट करता रहता है। सर इसमें मंथली लीज वो में 3 टर्म होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में कहीं कहीं देखने को मिलता है। एक 3 साल होता है, एक 12 साल होता है, एक 30 साल होता है। तो कौन सा किस केस में होता है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। वैसे तो अभी मैं लिमिटेशन एक्ट का टॉपिक कवर कराऊंगा, उसमें होगा ये, फिर भी आपने पूछा तो बता देता हूं मैं। देखो, अगर आप कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेज करते हैं उसमें तो होता है 30 साल। सिंपल वाला करते हैं उसमें होता है 12 साल। और अदर लोन जो होते हैं उसमें होता है 3 साल। यानी 12 साल मॉर्गेज में होता है, 30 साल मॉर्गेज में होता है, 30 साल कंडीशनल सेल वाली जो मॉर्गेज होता है उसमें होता है। और उसमें कंडीशन ये होती है कि 30 साल के अंदर उसको अपना जमीन छुड़वा लेनी है। अगर 30 साल के अंदर वो अदा नहीं करता, पैसा नहीं देता है, फिर वो वापस नहीं मिलती उसको जमीन। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब देखो, एक्शनेबल क्लेम क्यों इस चैप्टर में कोई बताएगा मेरे को, मैंने चर्चा की हुई है इसकी। बोलिए। एक चैप्टर में हमने ये बात को जिक्र किया है कि इस चैप्टर में एक्शनेबल क्लेम क्यों है। एक्शनेबल क्लेम होते क्या बताओ। उसके सर लिए जो सर असाइनमेंट में लगता है, असाइनमेंट में। ठीक है, और अब वो अपने एक्शनेबल आप क्लेम नहीं बोलते है, हैं उसके लिए एक्शन जिनको लेना पड़ता क्लेम है, करना पड़ता क्लेम तब करना मिलते हैं। पड़ता है। हाँ, हाँ क्लेम करना पड़ता है। और क्लेम करने में एक तो सप्लाई बिल, क्या सप्लाई। सप्लाई बिल, और एक इंश्योरेंस, और एक गवर्नमेंट पेमेंट। ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनको मांगना पड़ता है टाइम पूरा होने पे या कंडीशन पूरा होने पे। और ये जितने एक्शनेबल क्लेम है इनको जो चार्ज किया जाता है किससे किया जाता है, असाइनमेंट से। असाइनमेंट से। और हमने आपको बताया कि असाइनमेंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसलिए यहां दिए हुए। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, मतलब मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज के अलावा वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम whether with or without consideration can be done only by the executing an instrument in writing signed by the means जब तक उसको एक एग्रीमेंट साइन करके नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा तब तक वो ट्रांसफरेबल जो होते हैं ट्रांसफर नहीं होता उनका। There is no mandatory requirement to giving notice to the debtor before transfer of the actionable. Actionable claim को क्लेम करने से पहले जरूरी नहीं कि आप डेटर को बताएं, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल करने में बताना पड़ता है। द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम कैन स्यू द डेटर, ट्रांसफरिंग मतलब बैंक, इन हिज ओन नेम विदाउट ओपनिंग द ट्रांसफर कंसेंट विदाउट मेकिंग हिम पार्टी टू सूट। वो जो है
बिना किसी उससे पूछे हुए, उससे परमिशन लिए हुए कोर्ट में जा सकता है। इलस्ट्रेशन इसमें देख लो, ए ओ टू मनी बी ट्रांसफर द डेट टू सी, बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया, ए इज नॉट अवेयर ऑफ द सेम, बी देन डिमांड द डेट फ्रॉम ए, ए ओज मनी टू बी ने ए को दिया, और बी ने ये डेट ट्रांसफर कर दिया किसको, सी को। ये बात ए को नहीं मालूम। अब क्या हुआ, बी देन डिमांड द डेट फ्रॉम द ए, बी ने इससे पैसा मांगा, ए ने पैसा दे भी दिया। द पेमेंट इज वैलिड एंड सी कैन नॉट sue A for the debt, मीन्स सी अगर करेगा तो किसको करेगा, बोलो। तो बी को करेगा ना। सी तो बी को करेगा, चाहे ए ने दिया या नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो बी से लेके गया है, ठीक है। फॉर द एकेडमिक इंटरेस्ट, अब उसमें कुछ केस इसमें एक आध दिए हुए, देना बैंक, पीका भाई, प्रभुदास, पारेख एंड कंपनी। जजमेंट रिगार्डिंग इश्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम है, which is the bank due. The Honorable Supreme Court held that the Crown debts get priority over the other. Means Crown debt का मतलब क्या है? सरकारी। Crown debt का मतलब क्या है? कि सरकारी कर्जे सबसे ऊपर रखते हैं। In case of the court has examined the various provision of sales tax, इसमें सब में बोला हुआ है। Finally, come to the conclusion that the debts of the Crown prevail over other provided there are statutory provision of the effect of the respective statute। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, इसमें तो ये बोल रहा है कि सरकार के खर्चे, सरकार का कर्जा सबसे ऊपर है, बोल रहा है ना। तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर सरकार के कर्जे से पहले भी कोई और एक्ट आ जाता है। बोलो। अभी 2 दिन पहले बात हुई है उसकी। कंपनी एक्ट में था कुछ। अटैचमेंट ऑर्डर सरफेसी एक्ट में था। सरफेसी एक्ट जब आया तो उसने सरकार के खर्चों से भी पहले अपने खर्चे वसूले, ठीक है। यहां क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां एक कोर्ट में केस दिया हुआ है। लेकिन जब सरफेसी एक्ट आया, भाई ये तो 2000 में डिसाइड हुआ है ना। सरफेसी एक्ट कब आया? 2002 में। उसने कहा कि अगर सरफेसी लगी है कहीं पर तो सबसे पहले बैंक अपना वसूलेगा, फिर सरकार की सुनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेल्स वर्क से कलेक्टर सेंट्रल एक्साइज का है। इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, just because the plant and machinery has to be installed in the earth for better functioning, it does not automatically become the। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई चीज अगर जमीन में फिक्स है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जिसको हम अलग कर सकते हैं, तो वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता। जैसे कोई खंबा गाड़ दिया आपने, कोई टावर गाड़ दिया, कोई मशीन लगा दी आपने, लेकिन मकान अगर है तो वो किस में आता है? इमूवेबल। वो इमूवेबल में आता है, ठीक है। कहीं हमने पढ़ा था कि अटैच्ड विद द लैंड, वो पढ़ा था, ठीक है। गुड्स में पढ़ा था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब पढ़ा था ना हमने, वहां पढ़ा था।
property liable to excise duty. In this case, the issue was whether plant and machinery installed on earth treated as immovable property, whereby the tax burden on such plant and machinery may be avoided. Means immovable के लिए उसने मना किया, लेकिन फिर बाद में हुआ कि भैया ये तो मूवेबल है, ठीक है. And other act and accordingly the gave the such verdict. अगला जो मैं एक्ट कराने जा रहा हूं वो एक्ट आपको 2 मार्क्स एटलीस्ट देगा, 2 मार्क्स एटलीस्ट देगा. कौन सा एक्ट है, बुक में देख के बताओ तो. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. है 65 और 60. जितनी भी एक्ट में अमाउंट डेज दिए हैं उनको रट लेना, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे और वहां अगर आप सोचने लग गए तो फिर आपको मार्क्स कम कर देगा फिर वो. ठीक है, चलिए. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इस एक्ट को थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं आपको समझाने के लिए, फिर जो है हम इस पर बात करेंगे. किसी ने डील किया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? किसी ने ब्रांच के लिए जवाब बनाए? हाँ हाँ सर थोड़ा बनाए हैं. हम्म जब कोई कुछ पूछता है तो क्या जवाब देते हो आप? सर 1-2 ही आए थे, ज्यादा नहीं आए थे. क्या पूछा था जरा बताओ तो. और प्रैक्टिस कुछ की. एफडी में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिया था, कम दिया था उसका, उसके लिए उसने आगे कर दिया था. किसने पूछा था ये? कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी थी आरटीआई. कस्टमर ने पूछा था. अगर कोई दूसरा पूछता तो आप बता देते? नहीं, हमारा तो सर्कल के वहां से ही आया था. हम्म? क्या चीज? वो मतलब तो सर सर्कल ऑफिस से आया था. उससे होके आता है ना, अगर कोई इंफॉर्मेशन उसके लिए. होगा तो एचओ से होके आएगा, फिर यहाँ से हाँ रिपोर्ट हम एचओ को वैसा ही करेंगे, है. एचओ फिर उसको पीओ भेजेगा. को. मतलब हाँ कहने पीओ का हमें मतलब है मिला. कि आपको हाँ कानून नहीं पढ़ना, एचओ वाले पढ़ेंगे. हाँ सर्कल वाले और वो लोग ही पढ़ेंगे. हमें तो सिर्फ जवाब पूछेंगे, हम जवाब दे देंगे. हमसे तो जो पूछेंगे हम बता देंगे उन्हें, है ना. हाँ हाँ हमसे तो जो पूछेंगे वो बता देंगे हम. फिर जो जिस डिपार्टमेंट का है वो देखे, ऐसा होता है. जैसे ओम्बड्समैन है तो ओम्बड्समैन वाला देखे. हाँ ठीक है, वो तो सही सर कह रहे हैं इतना आप. प्रेशर है ना बैंक में काम का कि किसी चीज को बारीकी से देखने की फुर्सत कहाँ है सर. बैंक ने ना ओवर बर्डन कर रखा है. सही बोला बहुत. मैडम ने. बैंक ने एम्प्लॉय को ओवर बर्डन किया हुआ है और मैं एग्री करता हूँ इस बात से. सर मेरा डेली क्लास छूटता है, 8 बजे भी नहीं पहुंच पाती हूँ, ऐसा हाल है. अभी क्या करें? एग्जाम मत छोड़ो भाई, एग्जाम कुछ सर बोल नहीं, दो उनसे. छुट्टी डाल रही हूँ, छुट्टी डाल. हाँ 2 दिन पढ़ लो, जम के पढ़ो, कर. एक एक पेज को पढ़ो. चलो चलो मैं पहले बता दूं आपको. ये जो एक्ट आया ये पब्लिक अथॉरिटी पर लगता है. किस पे लगता है? पब्लिक अथॉरिटी पे लगता है. सर स्क्रीन शेयर या नहीं हुआ क्या? स्क्रीन भी शेयर नहीं हुआ? अच्छा रिकॉर्डिंग तो चल रहा है. ये लगता है पब्लिक अथॉरिटी पे, या
जिनको एड मिली हुई है, एडेड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जैसे कोई स्कूल है तो प्राइवेट का, लेकिन सरकार से कोई उसमें छूट मिलती है, अनुदान मिलता है, टीचरों की सैलरी सरकार से आती है, ठीक है। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार किसी तरह भी मदद करती है, और जिनको मदद नहीं करती यानी कि प्राइवेट, आप टीसीएस से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे कोई पेटेंट है, कोई नो हाउ है कि भैया बताओ तो जरा ये बर्गर बनाते कैसे हो, ठीक है, या सिक्योरिटी के पॉइंट है, ठीक है। कुछ पॉइंटों में सरकार से भी आप ये इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, जिससे देश की जो सिक्योरिटी पर कुछ फर्क पड़े, ठीक है। उसके अलावा इसका जो बेसिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। प्रोसेस में क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं और नो स्पेशल फॉर्मेट आपको उसके साथ 10 रुपये का फीस देना होता है, और जो फीस होता है ये पोस्टल ऑर्डर, ड्राफ्ट, कैश और चेक किसी से भी दिया जा सकता है, ठीक है, बैंक का चेक। और फ्री होता है किन लोगों के लिए, बीपीएल वालों के लिए, ठीक है। और इलिटरेट के लिए एप्लीकेशन आपको लिखनी है, अगर कोई इलिटरेट आ जाए आपके पास, कि अगर 10 रुपये पकड़ो कि साहब मुझे ये सूचना दे दो, मुझे बताओ कि कोई भी चीज़ पूछता है कि भाई ये स्कीम्स मेरे को क्यों नहीं मिली, या ऐसा कुछ करके, ठीक, या हमारे गांव में कितने लोगों को मिली, ठीक है। और इसमें वाई, हु, हाउ, व्हाट, इनके आंसर नहीं दिए जाते, नो। मीन्स आप क्वेश्चन करके नहीं पूछ सकते कि साहब मुझे क्यों नहीं मिला। आप ये पूछ सकते हो कि उनको देने का आधार क्या था, उनको स्कॉलरशिप मिला उसका आधार बताएं। आप ये नहीं पूछ सकते कि मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है। आप उनसे ये पूछ सकते हो कि पिछले 5 साल में जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल थे उनके नेम, डेट ऑफ बर्थ बताइए, ठीक। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नॉट अलाउड, लेकिन विद परमिशन इट इज अलाउड। मीन्स परमिशन कौन लेगा, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हाँ, नहीं, जिसकी इंफॉर्मेशन है उससे ली जाएगी, और वो ऑफिस लेगा जिससे आपने पूछा हुआ, ठीक। और ये इंफॉर्मेशन 30 डेज में मिल जाना चाहिए, ठीक। और कुछ इंफॉर्मेशन है वो 48 आवर्स में मिलना चाहिए, जो लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है। मीन्स कोई जेल में बंद है, और जेल में बंद है, उसको छुड़वाने के लिए आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को देनी है कि देखो भाई ये तो उस समय बैंक आया था, आप बैंक से सूचना मांग रहे हैं कि जल्दी से बताओ कि कल की और आज की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए आप हमको, ठीक है, समझ में आई बात। तो उस सूचना को आपको 48 आवर्स में देना है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर
लेनी है तो परमिशन लेंगे, और ये परमिशन कितने दिनों के अंदर लेनी है? विद इन 5 डेज। आपने पुलिस वालों को आरटीआई दी और इनकम टैक्स वालों की दे दी। आपने इंफॉर्मेशन मांगी इनकम टैक्स की और दे दी किसको? पुलिस वालों को। तो इनको 5 डे के अंदर ये रिक्वेस्ट कहां पहुंचानी है? इनकम टैक्स को। ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो है 30 डे में देनी है। इफ नॉट, अगर नहीं दी तो आप क्या बनाएंगे? फर्स्ट अपील करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट अपील। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अपील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अपील। सर ये जो पुलिस वाला आरटीआई और इनकम टैक्स ये थोड़ा बताइए ना, 5 डेज इसमें में ऐसा होता है, है। जब आप स्टेट बैंक में बैठे हुए हैं हम्म। और आप रीजनल ऑफिस में बैठे हुए हैं, उसने आपसे किसी ब्रांच की इंफॉर्मेशन मांग ली, तो आप 5 दिनों के अंदर वो चिट्ठी ब्रांच को पहुंचा देंगे कि भैया ये भेजो। इवन डिपार्टमेंट दूसरा है तो आप कस्टमर को वापस नहीं करेंगे, नहीं तो कस्टमर यही ढूंढता रह जाएगा सूचना मिलेगी कहां से। हाँ। क्योंकि ये माना गया है कस्टमर को नहीं मालूम कहाँ है। आप खुद देखो, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो पहली सूचना 30 दिनों में अगर नहीं मिलेगी मतलब तो सर आप दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का हाँ सूचना वो मांग हाँ सकता है क्या? हाँ, वो वहां भेजेगा इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में जाके फिर वो वहां भेजेगा जहां जानी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप चेयरमैन स्टेट बैंक को आरटीआई लगा दो, वो अपने आप जहां जानी होगी वहीं पहुंच जाएगी। वापस ठीक नहीं है आएगी? ना? वापस कहां से आएगी पता है? जहां कहाँ से से? सूचना दी जानी थी वो वापस करेगा कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन सर वापिस कर देते हैं आजकल ऐसा है। तो बोलते हैं उसने हमारी क्लास नहीं ली ना। हमसे संबंधित नहीं है, बोल देते हैं। अब मत करना वापस। देखो, वापस करने का कारण ये हो सकता है कि वो सूचना देने के दायरे में नहीं आता, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साहब आपने तो इसमें दिल्ली लिख दिया, हम तो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन सर वो तो बोलता है हमसे संबंधित नहीं है, इसलिए आपको वहां जाके संपर्क करो। नहीं, हाँ, गलत कहता है, गलत कहता है, गलत। समझा बुझा के भेज देते हैं। नहीं, उसको वो आपको भेजना है जहां जानी है। ठीक है, अभी देखो सब पॉइंट आ जाएंगे थ्योरी में, देखो। फिर सर कोई पेनल्टी है क्या इसमें? हाँ, अगर अगर वो मा- जब फर्स्ट अभी मैं बता रहा हूँ जो आगे वो आएगी पेनल्टी। नहीं ठीक। सर, जैसे हमारे हाँ हाँ डिपार्टमेंट की नहीं है और हाँ, कहीं और। वही बता रहा हूँ, आएगी आएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो 30 दिनों में अगर सूचना नहीं दी तो वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को 30 डे के अंदर, जैसे मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2022 को आपने अप्लाई किया। अप्लाई का मतलब ये रिसीव हो गया। कहां पे रिसीव हो गया? कहां रिसीव हो गया? आपके डिपार्टमेंट में। और वो बंदा कितने दिन तक वेट करेगा? 30 डे तक। 30 डेज। आपने नहीं दी, उसके बाद उसके पास कितने दिन है? 30 डे। क्या करने के लिए? फॉर फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील 30 को प्लस 30 डेज सर। 30 डे तो उसको सूचना आने का समय है, 30 और डेज में 30 नहीं डे है आएगा। उसको अपील करने का समय। अच्छा। और या
इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, अगर इंफॉर्मेशन उसे 15 तारीख को मिल गई और वो खुश नहीं है तो उसे कितने दिन और मिलेंगे? 30 दिन। 30 दिन। यानी वो 15 फरवरी तक क्या कर सकता है? अपील कर सकते फर्स्ट अपील कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब और आगे चलो। सर एक बात नहीं समझी सर, ये हाँ, 30 डे अपील का तो वो हाँ। डिपार्टमेंटल अपील हो गया, फिर उसके बाद तब कस्टमर को हम क्या रिप्लाई, क्योंकि कस्टमर को तो हमें 30 डेज में ही देना है। नहीं, आपने या तो नहीं दिया हम्म या गलत दिया हम्म या अधूरा दिया। नो फॉल्स इनकम्प्लीट, ये 3 कंडीशन होती है आरटीआई वाले के पास। या तो दिया ही नहीं, या झूठा दे दिया, या इनकम्प्लीट दे दिया। तो उसके बाद और 15 दिन एडिशनल। नहीं, उसके पास तो 30 दिन है। हाँ हाँ कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि उसने 1 तारीख को अप्लाई किया और आपने उसको जवाब कब दे दिया? 15 तारीख को दे दिया ना। अब उसे 30 दिन बाद तक क्या कर लेना है? अच्छा, अपील मतलब कर हम कुछ भी रिप्लाई दे देंगे, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो फिर अपील करेगा। हाँ, तो उसे 30 दिन मिलेंगे। हाँ, कहने का ओके। मतलब है कि 30 दिन इंफॉर्मेशन वाले और 30 दिन, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए सोचने की। उसे वेट कब तक करना है? 30 दिन। 30 जनवरी तक करना है। अब ऐसा थोड़ी वो एक अगले दिन वो बना दे, वो तो 30 तारीख तक तो इंतजार कर रहा था ना वो। हाँ अब वो कहेगा भैया ये तो जवाब दे नहीं रहे, तब उसको 30 दिन मिल रहे हैं अपील करने के। ओके, समझ गई सर, समझ गई। ठीक है, और देखो अभी, अब यहां पर भी वो यही बात आती है। क्या हुआ? वो नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। किससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ? फर्स्ट अपील RTI से। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। वो क्या, इसने भी ऐसी टाल मटोल कर दी। तो उसके पास वेट करने के 30 दिन होते हैं प्लस 90 डे अपील करने के होते हैं। क्या करने होते हैं? अपील करने के होते हैं। सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो होता है वो CIC होता है या स्टेट का CIC होता है। चीफ इंफॉर्मेशन नहीं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सूचना आयुक्त, और ऐसी स्टेट में होता है। ठीक है, अब ये जो 30 दिन लिखा हुआ है, इस 30 दिन का भी ऐसा हो सकता है कि इसको जवाब कितने दिन में मिल जाए अपीलेट अथॉरिटी का? 12 डेज मिल जाए, हो सकता है ना सर? तो आप 12 डे के बाद कितने डे ऐड करेंगे? 90 डे। 12 days। और उस कंडीशन में वो कहाँ जाएगा? CIC पे चला जाएगा, जिसको हम सेकंड अपील बोलते हैं। पहली वाली अपील को हम फर्स्ट अपील बोलते हैं, और पहली वाली ही अपील को ही हम क्या और बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अपील। डिपार्टमेंटल अपील। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब आपको पता है ये 30 डे और 90 डे का लॉजिक क्यों है? ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप एक सिंपल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? सेशन कोर्ट से जब हाई कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं तो कितने दिन मिलते हैं? 90 डे। और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कितने दिन मिलते हैं? 30 डे। और
तालुका कोर्ट से सेशन कोर्ट जाते हैं तो कितने दिन मिलते हैं? 30 डे। मींस सेम तरह के प्रोसेस वाले कोर्ट में जाते हैं तो आपको 30 दिन मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी सुपीरियर यानी कि जहां पे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है उस कोर्ट में जाते हैं तो कितने दिन मिल रहे हैं आपको? 90 days. 90 डे। जब आप हाई कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में 30 डे। क्यों मिलते हैं 30 डे? क्योंकि इन दोनों का प्रोसेस थोड़ा सा एक सा होता है। तो ये 30 डे पहले में क्योंकि नॉर्मल अपील होती है, लेकिन 90 डे दूसरे में क्योंकि उसका पूरा फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, चलो और बात करते हैं कि जब रिप्लाई देता है कोई भी तो रिप्लाई के साथ साथ उसको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का क्या देना पड़ता है? एड्रेस। ठीक है, और सबसे पहला वाला जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? PIO. PIO। और क्या बोलते हैं हम लोग? CPIO। CPIO के अंडर कौन होते हैं? APIO। अब इसको समझिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उन्होंने PIO को क्या डेजिग्नेशन दे रखा है? CPIO. CPIO। और CPIO के अंदर उसने क्या बना रखे हैं? APIO। लेकिन अदर गवर्नमेंट को देते हैं या कुछ भी नहीं पता, आप तो PIO लिखेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वहां ये सिस्टम बना रखा है। जैसे आपने LHO में RTI लगाई तो LHO में कोई CPIO बैठा होगा, वो ये काम तुरंत APIO को दे देगा, APIO उसको लाएगा। ठीक है, तो PIO या CPIO या APIO वो सब वेबसाइट में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में इस तरह की डिटेल्स होती है। ठीक हो गया, चलो और देखो आगे। PIO, CPIO और APIO। अब और देखिए आप कि जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसके लिए 2 रुपीज पर पेज क्या लिया जा सकता है? फोटो कॉपी। और चाहे पेपर A4 हो या A3 हो। A3 पेपर जानते हैं? जो A4 का हाँ। डबल होता है, जो फोटोसिस मशीन होती है ना मार्केट में, जिसमें A4 का डबल साइज A3 होता है। ठीक, और वो इंफॉर्मेशन लेने की बजाय क्या कर सकता है? वो आपसे CD मांग सकता है, तो CD भी आपको देनी पड़ सकती है। वो आपसे सूचनाएं किस में मांग सकता है? ईमेल भी देना पड़ सकता है, और जिस फॉर्मेट में वो मांग रहा है उसमें भी देना पड़ सकता है आपको। ठीक है, और वो कभी कभी सूचना मांगता नहीं है, सिर्फ सूचना का क्या करने आता है? इंस्पेक्शन करने आता है। क्या करने आता है? इंस्पेक्शन करने आता है। तो इंस्पेक्शन जब करने आता है तो अभी मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा बदल सकता है क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं कि शायद 1 आवर के लिए नो फीस है, फिर एवरी 15 मिनट के लिए फीस चार्ज होती है। वो केवल रजिस्टर देके पलट के जा सकता है। ठीक है, हम्म. ठीक हो गया।
सर ये जो 2 रुपए पर फोटोकॉपी है, ये जिसने सूचना मांगी वो देगा ना? हाँ बिल्कुल वही देगा, ठीक बिल्कुल वही देगा, ठीक है। और अगर सूचना नहीं देंगे तो 250 रुपये पर डे के हिसाब से क्या लगती है पेनल्टी। पेनल्टी, जो कि मैक्सिमम कितने तक की होती है 25,000 की। और CIC जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो को ऑर्डर भी कर सकता है। ऑर्डर मतलब बैड एंट्री और अदर। जैसे मान लिया कोई सूचना मांगी, कि कोई ऐसी सूचना मांगी जिसमें ये पता लगा कि इस आदमी ने बहुत सारे फ्रॉड कर रखे हैं और CIC ने देख लिया कि फ्रॉड कर रखे हैं, तो CIC सूचना तो देगा उसको, लेकिन उस डिपार्टमेंट के उस आदमी के अगेंस्ट में रिकमेंड कर देगा कि इसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई की जाए। ठीक है, बैड एंट्री क्या है, इसमें क्या होगा? बैड एंट्री मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। वो डिपार्टमेंट को कहेगा इसके अगेंस्ट एक्शन लो। नहीं समझे? ओके ओके सर। तो पता कैसे चलो, चलेगा अब सूचना झूठी है या क्या है? नहीं, सूचना झूठी नहीं, सूचना में कुछ निकल के आ गया। जैसे मान लिया उसने पूछा कि इस स्टेट बैंक की बिल्डिंग को पिछले 5 साल में कितने बार रंगाई पुताई हुई, हम्म, तो सूचना निकल के आई 20 बार हो गई। ठीक है। तो वो कहेगा अरे ये तो गड़बड़ है, तो वो कह सकता भाई जांच कर लो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसका जो है इस एक्ट का आने का करप्शन से ही था। द एक्ट एम्स एट कंटेनिंग करप्शन एंड holding the government and their instrumentalities accountable to the government by providing access to the information. ठीक है। Act also creates machinery for ensuring effective implementation of the act. ठीक है। एप्लीकेबिलिटी तो अब ये तो बात खत्म हो गई, सब जगह लगेगा अब तो, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट हो गया। और इसमें देखो ये बोला हुआ है, उसने पब्लिक अथॉरिटी बोली जिनका नाम PIO, APIO, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। और 2005 में 15 जून से ये काम में आ गया, ठीक। और एक बात और, द रिमेन कुछ प्रोविजन तो 15 जून को आए, कुछ प्रोविजन इसके 12 अक्टूबर को आए। उसका रीजन पता है क्या है? कि उन्होंने समय दिया सेटअप करने का। क्या सेटअप करने का? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को सेटअप करने का। क्यों? क्योंकि देखो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 30 दिन पहले वाले और 90 दिन दूसरे वाले। मींस एक्ट एकदम अप्लाई कर देंगे तो इनकी जरूरत कब पड़ेगी? CIC की कितने दिन बाद पड़ेगी? 30 और 90 दिन। 90 फर्स्ट प्लस एप्लीकेंट 30। के लिए 30 इसीलिए उसने 120 दिन का रखा है। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्ट था एक 2002 का, इसको इसने खत्म कर दिया, रिपील करना मतलब उसको खत्म कर देना, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से हैं? पर्टिकुलर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसने कहा इस एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी को पहले से ही क्या करके रखना है? पब्लिश करके रखना है। मतलब वो हर चीज को पूछे आदमी ना, बहुत सारी चीज उसने बोला पहले से ही वेबसाइट पे डाल दो। आप देखना हर बैंक की वेबसाइट में RTI का एक कॉलम होता है, उस RTI में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से दिए रहता है। जैसे कोई पूछने लग जाए कि भैया अपने चेयरमैन का नाम बताओ, तो वो सूचना कहाँ अवेलेबल है? वेबसाइट पे। एक आध बार मैंने कहीं किसी डिपार्टमेंट से सूचना मांगी तो इतने बदमाश किस्म के थे वो,
उन्होंने हर चीज का जवाब लिख दिया, अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। और उस वेबसाइट में वो सूचना ही निकालना बड़ा भारी काम था। मीन्स उन्होंने वो टैब नहीं दिया, सिर्फ बोला अंडर आरटीआई सेक्शन, और उसके अंदर तो अथाह जाल था। सर सही बोला, हमने भी पीएमएवाई की एक सब्सिडी नहीं आई थी तो किया था ना, तो हाँ। उन्होंने पूरा सर्कुलर चिपका दिया, मतलब पूरा 35 पेज का था, हम उसमें से ढूंढे क्या। तो सूचना मांगने की भी एक्टिंग होनी चाहिए ना, मतलब एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना। ठीक, तो अब यहाँ देखो, तो पब्लिक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ड्यूटी पावर procedure followed in the decision making process including channel of supervision, accountability, norms set by the discharge of its function, रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन मैनुअल रिकॉर्ड, ये सब कुछ वहां पहले से ही अवेलेबल कराने को बोला गया। आरटीआई ने एग्जेम्पशंस भी दिए, किस चीज को, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, द डिस्क्लोजर विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी unless the competent authority is satisfied, competent, and larger public interest warrant to disclose। means अगर competent authority कहते हैं नहीं में देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दे दो, और इससे जो है लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का हित है इसमें। द एक्ट एग्जेम्प्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल के लिए मैंने क्या बोला, 5 दिन के अंदर आपको क्या क्या मांगनी पड़ेगी उस बंदे से परमिशन, which has no relation to any public activity or public activity। जैसे मान लिया आपने कहा किसी बंदे के बारे में पूछा कि भाई हमें ये बताएं इन्होंने अपना नॉमिनी किसको बना रखा है, तो ये किससे रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी, तो आप डिनाइल कर सकते हैं। ठीक है, विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, कई बार जैसे लोग आरटीआई लगाते हैं कि राहुल गांधी का धर्म बताइए, तो क्या जवाब आता है, किसी को मालूम है राहुल गांधी का रिलीजन कौन सा है? प्रियंका गांधी का मालूम है? प्रियंका वाड्रा। धर्म बताओ क्या है उनका, रिलीजन? जैनिज्म। पारसी। लगता है फायदा है। पारसी है क्या सर? अभी महाशिवरात्रि में कौन सा धर्म था उनका? ऐसे तो सर चेंज होते रहते। हाँ। महाशिवरात्रि में तो उन्होंने पूरा उस शिव जी का श्लोक बोल दिया। सब पॉलिटिकल धर्म है सब। तो वो चीज कोई जान ही नहीं पाता। Since the third party include a public authority, the exemption is available to banks if disclosure of information likely to harm the competitive position of the bank। मीन्स आप पूछने लग गए, बैंक से पूछने लग गए जरा बताओ तो अगले 6 महीने में कौन सी नई स्कीम लेके आ रहे हो, तो कंपटीशन हार्म होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर established constituted owned control substantially finance by fund, मतलब जिनको सरकार बनाए, ओन करे, कंट्रोल करे या फाइनेंस करे, उन लोगों से ले सकते हो। CIC मीन्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल CPIO हो गया, सब मैंने बता दिया है। हाँ, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर सैंपल, मॉडल्स, डेटा मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस बाय द पब्लिक अथॉरिटी, ये सब चीज। पब्लिक अथॉरिटी को बोला उसने एनी अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया हो, जिसको किसी पार्लियामेंट लॉ से बनाया हो, जिसको स्टेट लॉ से बनाया हो, जिसको नोटिफिकेशन इश्यू करके गवर्नमेंट ने बनाया हो, बॉडी ओन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस, ऐसी कोई भी बॉडी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइन, अगर एनजीओ है
लेकिन उसको फाइनेंस किया हुआ है तो भी आप उसे इस दायरे में ला सकते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट, हेल्ड और अंडर अ कंट्रोल पब्लिक अथॉरिटी। क्या मैंने बोलता ना, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, नोट कर लेना। मेरे साहब ने इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, गए, देखा और नोट कर लिया। एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, सैंपल भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भैया ये जो पुल बन रहा है, इस पुल में जो मटेरियल डालना है उसका एक सैंपल भेजो। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन डिस्क या डी फ्लॉपी, मतलब किसी भी फॉर्म में कुछ भी अवेलेबल है, स्टोर्ड है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन की तरह, उसको आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो जो पहला पार्ट हुआ इस एक्ट का। इस एक्ट में उन्होंने केवल बेसिक चीज बताई। जो इसकी इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की, जितने क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो, और प्लस जो अभी आपको दिखा रहे हैं। कब पूरा करोगे? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नहीं, चलो करवा दो। आ रही है? नहीं, पर ये इंटरेस्टेड टॉपिक है तो, है ना? हाँ वो पहले वाले से तो अच्छा है, वो मॉर्गेज वाला तो क्यों बोले हो? और अभी आपको एक बात बताऊं, पिछले 2-4 सालों में कुछ अच्छे कानून को डंप कर दिया गया। ये आरटीआई कानून, पता है आजकल बहुत हल्का हो गया है, मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम ना? नहीं सर, नहीं मालूम। मुझे तो इसलिए मालूम है, मेरी 2 अपील पिछले 3 साल से, उसकी डेट ही नहीं लगी। जैसे सर? एक तो है सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय की, अच्छा। और एक है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की। उसकी डेट ही नहीं लग पा रही, 3 साल हो गए। कोरोना की बात नहीं है, कोरोना से पहले की बात है। तो सर डेट कैसे लगती है, मतलब क्या चीज होती है, जबकि वो जवाब तो लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब अपील करते हैं तो आपकी डेट लगती है ना, आप बुलाएंगे ना, आपको अच्छा हाँ। पूछेंगे भाई तो क्या यार दिक्कत है। ऊपर में नियुक्तियां नहीं हो रही तो कैसे होगा? नियुक्ति नहीं दे रहे, कई जगह तो बहुत खाली पड़ा है पूरा 2-2 साल से। ये है, सीबीआई है आपका, सीबीआई, सीआईसी, और आपके जो ट्राई है, मतलब जितनी रेगुलेटरी बॉडी हैं उसमें आजकल काफी ढिलाई बरत रखी है। ये यस जो सर, कोई मोबाइल है तो वालों में मुमकिन है। वो चल रहा है ना, प्राइस बढ़ा दे रहे हैं एकदम हर तीसरे दिन, जी सर। ये भी रेगुलेटर बिल्कुल चुपचाप बैठ गए हैं इस समय। वो कह रहे हैं जो जैसा काम कर रहा करने दो, बोलो नहीं अभी। बताया तो सर, कोई है तो मुमकिन है। है? कोई है तो मुमकिन है। अरे ये तो मुमकिन कहाँ कर रहे हैं, ये तो नामुमकिन कर दिए। चलो आगे देखो। तो इसमें पब्लिक अथॉरिटी को रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और कई सारे जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं ना आजकल, मिनिमम 5 ईयर वाली पॉलिसी जो आई है वो इससे भी आई है। आप कुछ भी ये नहीं कह सकते साहब हमारे में तो रजिस्टर मिल ही नहीं रहा है। अगर आप ऐसा कहोगे तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पेनल्टी लगा सकता है, उस पर दंड कर सकता है कि गया कहाँ रजिस्टर बताओ, ठीक है। प्रोसीजर के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे ली जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिस्पोजल कैसे करते हैं ये भी बताया मैंने आपको, नहीं बताया? बता दिया, ठीक है। तो उसने बोला हुआ कि वेयर ए रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड द पीआईओ शेल कम्युनिकेट टू द रिक्वेस्ट, क्या करेगा? रीजन यार बताएगा। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? वो तो कुछ नहीं आ रहा है ऐसा तो। हाँ, शेयर होगा ही नहीं भाई। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट,
दिख रहा है स्क्रीन में? देखो, तो इसने बोला पीआईओ फेल हो जाता है या पीआईओ रिजेक्ट करता है आपकी रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट करेगा तो रीजन देगा और पीरियड बताएगा कि आप कितने दिनों में अपील करिए। दूसरा, अपीलेट अथॉरिटी का क्या बताएगा, पर्टिकुलर। ये बताया था ना मैं आपको, नहीं बताया था? कहाँ गए भाई? जी सर। क्या हुआ, कहाँ गए? गए सोने? मेरी आवाज देर से पहुंच रही क्या आप तक? नहीं सर, आ रही है आवाज। नहीं मतलब लेट पहुंच रही है क्या? नहीं। टाइम पर पहुंच गई। हाँ चलो, अब देखो, अब मान लिया मैं ऐसा करूं कि मैं स्टेट बैंक से एक इंफॉर्मेशन मांगू और मैं मांगू कि हमें पिछले 5 साल में आपका ऑफिसर कितने बार व्हीकल का प्रयोग किया, उसमें कितने घंटे में वापस आया, उसने किस किस बोरोवर से कांटेक्ट किया, उसको कितनी रिकवरी आई, इसकी सूचना दे दो। तो ब्रांच मैनेजर क्या जवाब देगा पता है? ये जवाब देगा, डिसप्रपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, कि ये सूचना बनाने में मेरा जो काम है ना वो हैम्पर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सूचनाएं नहीं दे सकता। लेकिन आप चाहें तो मेरे वहां के रजिस्टर देख लिए बैठ करके, 5 दिन तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई? हाँ या would be detrimental to the safety of the preservation of the record, मीन्स जो रिकॉर्ड की सेफ्टी और प्रिजर्वेशन है वो हो जाएगा। जैसे वो कहेगा कि जितना रिकॉर्ड रखा है उसमें हर तीसरे पन्ने की मुझे फोटोकॉपी दे दो। तो आप इन चीजों पे भी डिनायल कर सकते हैं, उसका दूसरा तरीका निकालेगा। इफ अलाउइंग पार्शियल एक्सेस, तो क्या करेगा? पार्शियल एक्सेस मीन्स उसको पूरा रिकॉर्ड तो नहीं दे सकता लेकिन कुछ चीज दे सकता है। आफ्टर severance of the record containing information which is exempted from disclosure is being provided, मीन्स कई जगह पे वो क्या करता है, उसने मांगा कि ये आदेश जो हुआ था उसकी फोटोकॉपी दे दो, आपने दे दी, लेकिन उसमें से जिसने सिग्नेचर किए थे उसके साइन आप छुपा सकते हैं। बात समझ में आई? अगर वो कहता है ये ऑर्डर किसने इशू किया था तब आप दे सकते हैं। The reason for the decision including any finding any material question fact referring to the material on which those finding were based, मतलब जितनी चीज मांगी उतने दे सकते। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, मैंने बोला ना आपको। द डिटेल्स ऑन द फी कैलकुलेटेड बाय हिम और हर एंड द अमाउंट ऑफ फी विच इज एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, वो फीस बता देगा भाई कितना पैसा देना। ही इज हर राइट्स with respect to the review of the decision regarding non-disclosure of the part of the information, amount of fee charged for the excess of propriety, means वो कुछ फीस चार्ज कर सकता है और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड, कि वो उसको पहुंच दे सकता है कि भैया देख लो आकर। अब देखो वाली बात आई थी ना कि अगर थर्ड पार्टी की मांगता है तो उसने कहा रिटेन नोटिस टू द थर्ड पार्टी विद इन द 5 days, बोला था ना मैंने आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस, तो पेमेंट ऑफ फीस किसी भी तरह से दे सकते हैं, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, डिस्पोजल वो करेगा तो उसके लिए मैंने बताया था कितने दिन मिलते हैं उसको, बोलो, वही रिवीजन हो रहा है, 30 days। 30 डे मिलते हैं। ठीक है, उसको 30 दिनों में करनी है। और यहां देखो वाली बात, information is more closely connected with the function of another public authority, the application shall be transferred to the other public authority within 5 days from the date। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ
where the application received by another public authority or the information is more closely connected with the other। बात समझ में आई? तो उसे 5 दिनों में क्या करना है? फॉरवर्ड कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। और एप्लीकेंट को बताना है भैया आपकी सूचना हमसे संबंधित नहीं थी, वहां से थी वहां भेज दी। एप्लीकेशन रिलेट्स टू द पब्लिक अथॉरिटी रिसीविंग द इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड एक्सप्लिसिटली 5 दिन वाला क्या है सर? हम्म। जो दूसरे डिपार्टमेंट को रेफर करना है। हाँ वही 5 डेज, ठीक है। और किसी की लाइफ लिबर्टी की हो तो कितने दिन में? 48 आवर्स। 48 आवर्स, ठीक है। आपको A3 और A4 साइज का होगा तो 2 रुपये पर पेज। और किसी ने कहा दिल्ली का नक्शा दे दो तो एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सैंपल और मॉडल। मान लिया उसने कहा कि भाई जो सरकारी कंपनी से कहा जो आपने ट्रैक्टर बनाए हैं उसमें एक ट्रैक्टर का सैंपल दो जरा, तो सरकार क्या कहेगी? 3 लाख रुपए जमा कर दो और सैंपल ले जाओ। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फर्स्ट आवर में नो फीस, और एवरी 15 मिनट के लिए 5 रुपए, ठीक है। द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डिस्पैच ऑफ द इंटीमेशन फॉर पेमेंट ऑफ फी एंड एक्चुअल पेमेंट शैल बी, मीन्स जो 30 दिनों के अंदर अगर मान लिया आपने कहा कि भैया आपकी सूचना आई है, रिक्वेस्ट आई है, आप हमें 200 रुपये भेज दो, पता लगा उसने 2 महीने लगा दिए 200 रुपये भेजने में, तो जिस दिन उसके 200 रुपये आएंगे फिर गिनती चालू हो जाएगी। मीन्स 6 दिन तो आपने लगा दिए पहले, फिर आपने उसको भेजा, फिर उसके बाद जब आया तो उसके बाद 24 दिन, यानी कुल मिला के 30 दिन इन हैंड मिलते हैं आपको, ठीक है। CPIO ऑफिसर फेल्स टू गिव द डिसीजन द रिक्वेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 to 35 डेज। क्यों बोला? क्योंकि 5 दिन क्यों बोला जरा बताओ तो, अगर वो ट्रांसफर करता है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, उसने बोला हुआ है कि वो क्या करेंगे, एक उसको भेजेंगे, क्या भेजेंगे? विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट, कि भैया ये तुम्हारे लिए पूछ रहा है, तुम्हारी बीवी का नाम पूछ रहा है, बताए नहीं बताए। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रेड कॉमर्शियल प्रोटेक्टेड लॉ डिस्क्लोजर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मे बी अलाउड, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर आउटवेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी पॉसिबल। मीन जब उसे लगता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, दे दो, क्या फर्क पड़ता है इसकी बीवी का नाम देने में, ये उसको डिपेंड करेगा। द नोटिस बी गिवन द थर्ड पार्टी मस्ट स्टेट द थर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू प्रीफर एन अपील। और जब आप नोटिस देंगे तो आप ये भी बता देंगे कि भैया ये थर्ड पार्टी जो है, आप चाहें तो आप अपील कर लें कि भैया मेरी इन्फॉर्मेशन मत देना। रिजेक्शन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको रिक्वेस्ट लगती है तो रिजेक्शन के साथ देंगे, अपील अथॉरिटी का एड्रेस देंगे। और कौन कौन से डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को फर्क करता है, जो लॉ ने मना किया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि जो इसके विमेन विक्टिम के केसेस होते हैं, उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब ओपन पब्लिक में नहीं होती हैं, तो उनको आप नहीं मांग सकते। डिस्क्लोजर विच कॉज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट हॉस्टेज, मतलब MP और MLA की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको आप RTI में नहीं ला सकते। कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की कोई है, और फॉरेन गवर्नमेंट की गुप्त सूचनाएं हैं, ठीक है। और जिसकी सूचना से कोई किसी की लाइफ और सेफ्टी में फर्क पड़ता है, और जिसकी सूचना से कोई प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर वुड इम्पेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्ट। जो सूचना, मतलब अगर मान लिया किसी ने
अभी किसी को गिरफ्तार किया है, किसी खास बंदे को? कोई ऐसा बंदा जो बहुत नामी गिरामी, जिसको गिरफ्तार कर लिया हो? नवाब मलिक। नवाब मलिक, चलो मान लिया नवाब मलिक। तो किसी ने क्या करा, नवाब मलिक के बारे में ये पूछा कि इसको कौन सी जेल में रखा है, तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ जाए, इसको कौन जांच रहा है। कैबिनेट पेपर्स को नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, अपील की बात करी थी तो मैंने आपको बता दिया था, अपील कर सकते हैं आप कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर, ठीक है। तो सबमिट ए रिक्वेस्ट, इसमें कहीं 30 दिन लिखा हुआ देखो तो जल्दी से आपकी नजरों से दिख जाएगा। लास्ट में लिखा है, लास्ट। ये लिखा हुआ विद इन 30 डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड और रिसीट ऑफ डिसीजन, दोनों में से एक चीज, ठीक है। और जो अपील होती है, कंप्लेन इन एनी पर्सन, किसने रिफ्यूज किया, किसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, हु हैज बीन रिक्वायर्ड टू पे फीस विच ही कंसीडर, उसने कहा भैया 2000 रुपये जमा करा दो, ये भी गलत। फॉल्स, मिसलीडिंग, इनकम्प्लीट, और एक्ट में कुछ बोला, तो ये पॉइंट इस तरह आ सकता है कि किन कंडीशन में आपकी अपील रिजेक्ट की जा सकती है, वो अपील कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसने बोला 30 डेज में, आप थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है तो उसमें आपका 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर हो गया, सब वही है। सेकेंड अपील, सेकेंड अपील के लिए क्या बोल रहा, 90 डेज लिखा हुआ देखो, ठीक है। अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ, अपील को डिस्पोज करने के लिए कितने दिन है, 30 डे। और एक्सटेंडेड मैक्सिमम, ये है डिस्पोजल, अपील आने पे उसको 30 दिनों के या 45 दिनों के अंदर कर देना है। ऑर्डर इन अपील, अपील में क्या कहेगा वो कहेगा, उसको इंफॉर्मेशन, पीआईओ को बोलेगा कि भैया इनको दे दो इंफॉर्मेशन, या बाय अपॉइंटिंग द सीपीआईओ ऑफिसर कि भैया इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। कंपनसेट करवा सकता है, ठीक है, लॉस के लिए। इम्पोज एनी अदर पेनल्टी प्रोवाइडेड एक्ट, और रिजेक्ट कर सकता है। पेनल्टी में क्या होता है, पेनल्टी में हमने बोला कि उसको क्या करेगा, एक तो पहली पेनल्टी तो ये देगा कि इसे जल्दी से दे दो, और दूसरी बोलेगा कि 25,250 रुपी पर डे, जितना डिले होता है उसके हिसाब से, ठीक है। और द कमीशन हैज पावर टू रिकमेंड टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, बोला था ना मैंने, उस पीआईओ को लाइन में ले लो कह देगा, अगर उसने विदाउट रीजनेबल कॉज की करी है, उसने सूचना नहीं दी, उसकी इंटेंशन गलत थी, छुपाने की इंटेंशन थी, नोइंगली गिवन इनकरेक्ट और ऐसी इंफॉर्मेशन दी, डिस्ट्रॉयड कर दी इंफॉर्मेशन, और ऑब्स्ट्रक्टेड इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, और सूचना देने में उसने दखलंदाजी करी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला एक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, मजेदार। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा पढ़ने की, ठीक है। कल मिलेंगे, कल पहले इसके एक राउंड में ये जो एक दो रह गए वो करेंगे, और फिर हम शुरू कर देंगे बी मॉड्यूल, ठीक है। बी या सी है? सी, सॉरी। सर ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, बी या सी से? देखो अभी तक का रिकॉर्ड तो सी और डी है, बी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारा पुराना जितना भी एक्सपीरियंस है, जिस बच्चे ने सी और डी अच्छा किया होता है पास हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जो बी मॉड्यूल है, वो बी मॉड्यूल आपका थोड़ा सा पहले से भी कुछ ना कुछ आपको आता पढ़ा है, हुआ आता है। ठीक है।